के साथ मैं हूं रवि एस नारायण। आज के राजनीति कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं जीतनराम मांझी साहब हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सर, चलते रहते हैं और हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है सर कि गया को लेकर के आपकी उम्मीदवारी है और इससे पहले जो है आप किसी दूसरे दल से लड़ते रहे हैं। पहली दफा है जब आपने पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी से उम्मीदवार हैं। कितना बड़ा चैलेंज है सर आपके लिए? देखिए, दो बातें यहाँ पर है। एक पार्टी हमने जो बनाई कि मुख्यमंत्री काल में हम 34 निर्णय लिए थे, सब गरीबों से संबंधित था, महिलाओं से संबंधित था, बेरोजगारों से संबंधित था, विद्यार्थियों से संबंधित था, किसानों से संबंधित था। उसका अनुपालन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि लोग रद्द कर दिया है। इसलिए हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बना करके उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए आज हम बनाया है और महागठबंधन में साथ हैं। महागठबंधन में 3 सीट पार्लियामेंट के लिए, 1 विधानसभा के लिए और 1 MLC के रूप में देख करके हमको सम्मानित किया है। हम बहुत संतुष्ट हैं। रही बात गया का, तो गया का चुनाव कोई हम इसलिए नहीं यहाँ लड़ रहे हैं कि हमको सांसद हो जाना है। सांसद होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उससे बड़ा पद हमने प्राप्त कर लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन गया में आए देखा गया है कि कई एक हमारे सांसद हुए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन जो गया की विरासत है, गया की संस्कृति है, गया की ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, शायद उनको जानकारी नहीं थी कि क्या गया है। और इसीलिए गया के विकास के लिए इन सब मुद्दों पर कोई पार्लियामेंट में आज नहीं उठाया सवाल, जिसके चलते आज गया हेरिटेज जो ये स्मार्ट सिटी है होने से बच गया। मेरा कहने का मतलब हमारा एक कर्तव्य होगा कि पार्लियामेंट में जा करके स्मार्ट सिटी कैसे गया बने, उसके लिए हम जरूर निश्चित रूप से सोचने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये दक्षिणी बिहार सुखाड़ है और खास करके पानी पीने का जो प्रॉब्लम है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हमारे दिल में एक बात थी कि फल्गु नदी जो अंतर सलीला है और गंगा से भी पवित्र माँ फल्गु है, इसमें कैसे पानी लाया जाए, इसके लिए हमारे दिमाग में जो उमा भारती थी उनसे हमारा विचार विमर्श हुआ था। तो हुआ था कि हम पानी वहाँ गिराएंगे तो बीथों में बांध करके नदी के दोनों किनारों सड़क बना करके और इंद्रपुरी से नहर ला करके घोड़ा घाट के नज़दीक इसमें हम पानी भरेंगे और इसका पानी हम ले जाएंगे मोकामा टाल में एक नहर बना के, ताकि ये जो 8-9 जिला है बिहार का, दक्षिणी बिहार का, वो सब एक तरह से उसका वाटर लेयर प्रॉब्लम जो खत्म हो रहा है वो दूर होगा और सिंचाई की स्थिति भी ठीक होगी। ये सारी बात हमारे दिमाग में थी। इसी के लिए हमने सोचा कि ऐसा हम यहाँ सांसद के रूप में काम करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, तो गया का बड़ा कल्याण होगा। सर, ये जो आप योजना बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी आपकी योजना रही है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आप गया से ताल ठोक रहे हैं और जो एनडीए है वो अपना प्रचार गया से कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने यहाँ से आकर के अपना प्रचार शुरू किया है। क्या लग रहा है कि देखिए सबसे पहले गया को ही क्यों चुना आपने? हाँ, वो सोचते हैं कि आज तक जो महागठबंधन के लोग रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनकी सरकार माने कि एनडीए की सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए, और उसमें वो समझते हैं कि जीतन मांझी एक भोकल आदमी है, जीतन मांझी व्यवहारिक आदमी है, अगर जीत के पार्लियामेंट में जाएगा तो निश्चित रूप में हम लोगों का बखिया ये उखाड़ देगा। तो वैसी परिस्थिति में वो गया को टारगेट रखे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने गया में दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जनता इसलिए हमको वोट नहीं देने जा रही है कि हम पार्लियामेंट में सांसद ही बने, उन लोग इस रूप में भी देने जा रही है कि अगर एनडीए की महागठबंधन की सरकार बनेगी तो एक हमारा मंत्री कदावर मंत्री बनेगा, हमारा एमपी, और अगर नहीं भी बनी तो जो प्रधानमंत्री कोई भी हो वो जीतन मांझी को एक सीएम के रूप में व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। उनकी आवाज़ जब पार्लियामेंट में उठेगी या उठेंगे बोलने के लिए तो कोई भी स्पीकर ऐसा ना होगा कि जो उनकी आवाज़ को दबा देगा। ये आशा है गया के लिए और यही कारण है कि यहाँ जाति पाति धर्म पार्टी सबको छोड़ करके लोग वोट कर रहे हैं। सर, यही सबसे बड़ा बात है कि जिस ढंग से गया को चुना गया, कहा तो ये जा रहा है कि सबसे पहला टारगेट जो है जीतनराम मांझी को ही बनाया गया है। क्या एनडीए से अलग होने के कारण ये सबसे पहले टारगेट? नहीं, वो बात नहीं है। वो समझते हैं कि जीतन मांझी कौन मेटल का बना हुआ है, वो सीधा आदमी है, जो भी गलत बातें होती है उसको सामने रख ही देगा, वो डरता किसी से नहीं है। और ऐसे मीडिया के माध्यम से बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में जा करके, चाहे गरीब विरोधी उनकी नीति है, शेड्यूल कास्ट विरोधी नीति है, आरक्षण के विरोध में नीति है, ये सारी बातों को अगर हम पार्लियामेंट में रखेंगे तो लोग समझेगा कि इनकी आवाज़ समझ हिंदुस्तान में जाएगी। ऐसे लिए उनकी आवाज़ रुक जाए, संसद में न जाए, इसके प्रयास के लिए सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया है।
सर सबसे बड़ा बात है कि जब ये सीटों का जब बंटवारा हो रहा था उस समय आप बराबर कहते रहे कि आरजेडी और कांग्रेस के बाद हम सबसे ज़्यादा सीटें हमको चाहिए। 3 सीटों पर आपको मानना पड़ा, आपको कॉम्प्रोमाइज आखिर करना पड़ा? नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 3 सीटें मिली है, एक विधानसभा की सीट मिली है और एक काउंसिल की सीटें हैं, तो 5 सीट तो है ही है, किसी से कम नहीं है। इसलिए ये कहना जो हम मांगते थे, हम सम्मान करते हैं महागठबंधन के सभी लोगों को कि जो हम चाहते थे वो हम लोगों को दिया और आज हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि 4 सीट से लड़ रहे हैं विधानसभा सहित, हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर एक बात और है जो विपक्षी आजकल बहुत दोहरा रहे हैं, वो ये है कि रामविलास पासवान को कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक है, विपक्ष कह रही है कि जीतन राम मांझी भी जो हैं वो अति महत्वाकांक्षी हैं, जहां देखते हैं कि सरकार वाली है वहां पलटी मार देते हैं। नहीं, ये तो गलत है। अगर सरकार में पलटी मारने की बात होती तो हम तो एनडीए में थे, सरकार ने और मोदी जी जितना हमको प्रतिष्ठा देते थे शायद किसी को कम उतना नहीं देंगे। तो भी फिर नीतीश कुमार भी यहाँ, नीतीश कुमार को जो कह रहे थे वो करते, लेकिन फिर उसको छोड़ करके हम यहाँ क्यों आए? इसका मतलब यही है कि उन लोगों की नीति खराब है, विकास उन्मुख नहीं है, सिर्फ घोषणा और पाखंडी का नीति है। इसका पर्दाफाश हम करना चाहते थे, खास करके शेड्यूल कास्ट के लिए, कि आज आरक्षण को उन्होंने कमी कर दिया। 80% आरक्षण मिलता था, आज निजी क्षेत्रों में सब्जी को लेकर के आज उसको 35% ले आए हैं और आरक्षण का दायरा कमा रहे हैं। फिर जातिगत जनगणना उन्होंने नहीं प्रकाशित किया, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पॉइंट पर हम लड़ाई कर रहे थे। आज भी हम कहते हैं कि जैसे सवर्ण को भी आरक्षण का हमने मुद्दा उठाया था, उनको भी मिलना चाहिए, मिला और 49% का जो बैरियर था उसको काट करके आगे बढ़ाया। आवश्यकता इस बात की थी कि उसको 90 या 95% करते तो सबको उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता। ये मांग हम कर रहे थे। फिर डबल मतदाता सूची की मांग कर रहे थे, फिर कहे तो वोटर लिस्ट को आप से आधार कार्ड से जोड़िए ताकि शेड्यूल कास्ट को किसी प्रकार की बात ना हो। फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, सबको पढ़ने का एक साधन मिलना चाहिए। ये सब सारी बातें नहीं होती। आप इतनी अच्छी बातें जो कह रहे हैं, जो लगता है कि इतनी योजना आपके पास थी, बावजूद आपको बाहर जाना पड़ा और विरोधी लगातार आप ही को जो है सीधा टारगेट पे लेते हैं। जो नहीं करना चाहता है, आलस मन का एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा, उनको करना नहीं है तो जो करने वाला आदमी है उसको कैसे करने देंगे? सारी बात तो कर रहे हैं, हमको 9 महीना के अंदर मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। बता तो दे कि हमने क्या गलती की थी। आज बहस छिड़े ना, आप मीडिया वाले भी लोग हैं, सब लोग बहस छिड़ावे कि जो हम 34 निर्णय लिया या 9 महीना में हम रह करके कौन कुकर्म किया कि इन लोगों को बहुत लगा कि साहब जीतन मांझी को हटा दो। एक ही चीज़ हुआ कि जो बातें ये लोग कर रहे थे, चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, विकास के नाम पर झूठा प्रचार हो, एक कर रहे तो उसको हम पर्दाफाश किया। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री के स्तर पर भी एस्टीमेट घोटाला का पैसा आता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने कहा था ये डॉक्टर लोग हैं, ये सब लोग गलत करते हैं, इनको अधिकार काटने के लिए हमने कहा था कि अगर डॉक्टर आंच बाई करेंगे तो उनका हाथ काट लेंगे। इसका मतलब हमने ये कहा था कि हाथ फिजिकली नहीं काटने का, उनका अधिकार सीज करने की बात कही थी। ये सारे बात उन लोगों को नगवार लगा। आज भी आप मानते हैं कि ऊपर लेवल तक जो है वो पैसा जाता है? निश्चित रूप में, ये निश्चित रूप में आज एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। आप देखिए ना, बिहार का में जो म्यूजियम बना है क्या है, 225 करोड़ रुपया का स्टार्ट हुआ, 580 करोड़ रुपया खर्च हो गया और हम समझते हैं 1000 करोड़ रुपया में जाएगा। वो कहाँ पैसा जा रहा है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उनकी स्वर्णिम योजना है में से एक है ये। स्वर्णिम है, लेकिन वही है, नाम है कोई काम के लिए, लेकिन उसमें बहुत सा लाभ ले रहे हैं। और फिर क्यों वहाँ बना है? वहाँ तो म्यूजियम था, वही म्यूजियम सौड़ी में बना देते, तारेगना में, वही म्यूजियम अपना और बिहार शरीफ के अन्य जगहों में बनाते, एक टाउनशिप बन जाता और टाउनशिप बनता तो लोगों का विकास होता। वो न करके वहाँ बनाने की क्या जरूरत थी? सभ्यता दौर वहाँ बनाने की क्या जरूरत थी? बुद्धा पार्क वहाँ बनाने की क्या जरूरत है? अगर टाउन से बाहर रह करके बनाते तो एक वहाँ पर शहर बस जाता, लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता और जो आज जाम की स्थिति से भुगत रहा है पटना बिहार, वो नहीं होता। तो ये सब बात करनी चाहिए, लेकिन वो बेसिकली भूल कर रहे हैं। आपके और नीतीश कुमार का जो संबंध रहा है वो संबंध किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक तो कि आपके साथ उतना बढ़िया भी रहा है, आने वाले दिनों में आप अलग भी हुए, बावजूद देखा गया कि आप जो कहे वो करते रहे, लेकिन बावजूद जो है वो नीतीश कुमार आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते आज। अब देखिए, न सुने वो अलग बात है। नीतीश जी को हम व्यक्तिगत रूप में हम नहीं कोसना चाहते हैं, भले इंसान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोभी हैं, वो सत्ता से बाहर नहीं जा सकते हैं और सत्ता लोभ के लिए उन्होंने पलटी मारा। यही कारण है कि लोग कहते हैं उनको पलटू चाचा, इसलिए कि वोट लिए जनता का, वोट लिए महागठबंधन का और भाजपा से संबंध स्थापित करके आज सत्ता में है। तो ये लोलुपता है उनमें, नहीं तो ऐसे इंसान ठीक हैं, हम उनका कदर करते हैं।
लालू जी तो कहते हैं कि उनके पेट में दांत है। अब लालू जी कहते हैं, बात हो आपको क्या सकती लगता है, हो सकती है बात, उतना बात हम नहीं कहना चाहते हैं उतना, लेकिन ये जरूर है कि वो लोभी हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर एक बात और है कि आप पार्टी को लेकर के आप एक ढंग से कहें तो खुद के भी और पार्टी के भी अब स्टार प्रचारक हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी जो है वो टूट रही है, लगातार जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आपके पार्टी से बड़े नेता जो है आपसे दूर जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ बड़े नेता कौन हैं हमारे लोग जानते हैं, लेकिन रही बात जहाँ तक असंतुष्ट होने का, तो कौन ऐसी पार्टी है जिसमें असंतुष्ट नहीं हो रहे हैं? कौन ऐसे नहीं कि रिजाइन कर रहे हैं? कौन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं, प्रत्याशी उतार रहे हैं? हर पार्टियों में मोर और लेस होता है। तो हमारी पार्टी भी एक जागृत पार्टी है, यहाँ भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि हमको सीट मिल जाए, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो समीकरण हुआ उसमें उनको वंचित हो जाना पड़ा। इस आहत होकर के वो काम कर रहे हैं, हम उनका प्रतिष्ठा देते हैं, हम उनको सहानुभूति देते हैं, ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो बहुत गलत काम किए। रही बात पॉलिटिकल मंशा, तो पॉलिटिकल मंशा उनका जो हो, हम आशा करते हैं और कामना करते हैं कि उनका पॉलिटिकल मंशा है पूरा हो। लेकिन महाचंद्र प्रसाद जो हैं आपके बाद जो है बड़े नेता गिने जाते हैं। उसके बाद अजीत सिंह जो हैं, चुनाव के वक्त में छोड़ना और खास करके ये आरोप लगाना कि सीट जो है वो बेची गई है, चाहे नालंदा की हो चाहे औरंगाबाद की, ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये आरोप लगाना हम समझते हैं उनकी कलुषित मानसिकता का द्योतक है। यहाँ जीतन मांझी गरीब है और गरीबी से जिया है, आज भी है। हम पैसा, देहात में कहा जाता है लमनी में धान में भुइयाँ बढ़ाता है, हम उस भुइयाँ समाज के हैं। हमारे पास पॉकेट में ही जो पैसा होता है वही मेरा स्टॉक है। और बेचने और बिकने का सवाल उपेंद्र प्रसाद को दिया है औरंगाबाद, जरा पूछ लें उनसे कितना बड़े आदमी है कि उन्होंने हमको पैसा दिया, सो पहले पूछ लीजिए। रही बात की नालंदा में दिया है, बादशाह आजाद नाम करके केमिल सिंह उनके बेटा को दिया है, और वो भी अपने मन से हमने नहीं दिया है, लालू जी की अनुशंसा पर दिया है। तो यहाँ फिर बिकने की कौन बात है? हाँ, ये जरूर है, जातीय समीकरण को हमने देखा है। वहाँ जो डांगी लोग हैं, कहा जाता था कि सब नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो हम डांगी को वहाँ सीट दिया। अब डांगी लोग सबों को वोट दे रहे हैं जी। अति पीछा में चंद्रवंशियों को कहा जाता था कि भाजपा का वोट है, नीतीश कुमार को साथ हैं, तो हम अशोक आजाद को दे दिया, वहाँ चंद्रवंशी हैं तो उनका वोट हम ले रहे हैं। तो हम तो समीकरण की राजनीति किया है, इसमें पैसे की राजनीति का कोई मामला नहीं। एक चीज देखा जा रहा है कि आप जिस मंच से जा रहे हैं, दो बातें जरूर कह रहे हैं कि अगर आपको वो लालू प्रसाद यादव को बाहर निकालना है तो आपको वोट देना चाहिए, तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो वोट देना चाहिए। तो ये लालू फैक्टर जो है उसको कहीं ना कहीं से इमोशनल टच दे, जाहिर सी बात है। जो लालू जी एक सामाजिक न्याय के पुरोधार हैं, गरीबों को उन्होंने आवाज़ दी है, और आज उनको जिस तरह से फंसाया गया है, मैं मानता हूं कि उनसे जघन जघन अपराध करके, चाहे सृजन घोटाला हो या मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हो, लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों की सज़ा ना हो करके लालू जी को सज़ा क्यों है? इसलिए हम समाज में ही प्रेरित करते हैं कि लालू जी को हर तरह से अगर छुड़ाना है तो महागठबंधन की सरकार बनानी है, और महागठबंधन की सरकार बनानी है भारत में, तो निश्चित है कि बिहार में भी तेजस्वी की सरकार बनानी है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और इन लोगों का बनना हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय के लोगों के हित में होगा, इसलिए बार बार ऐसी बात हम करते हैं। तेजस्वी यादव के अंदर में काम करना आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, वो इतना सक्षम है कि उनके अंदर में आराम से? देखिए, अंदर बाहर का मामला नहीं होता है, अंदर बाहर का मामला नहीं होता है, और जो जिस लायक होता है उसमें काबिलियत है उसको मान करके चलना होगा। फिर बहुत सी बातें होती है कंसिडरेशन में, उन सब बात को देखते हुए हम लोग तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व को स्वीकार किया है। आज अगर प्रश्न कीजिएगा, कांग्रेस में तो बहुत से बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बहुत विचार बिजाड़ हैं, आज राहुल गांधी का नेतृत्व कैसे लोग समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब सब में अपनी अपनी काबिलियत है, और बहुत तरह की बातें हैं जिसके चलते मानना पड़ता है। हम भी उसी स्तर पर आज तेजस्वी प्रसाद को मान के चल रहे हैं कि वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री होंगे। अब राहुल गांधी की बात करें, वर्तमान संदर्भों में आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए वाकिफ है वो? निश्चित रूप में। अभी तो चूंकि पोस्ट पोल जो होगा उसमें डिसीजन होगा कि कौन प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जहाँ तक जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सवाल है, हम व्यक्तिगत रूप में ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे, जितने मेंबर के साथ जाएंगे, वो सारे मेंबर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग देगा। एक बात और है सर कि मंच पे आप जब जा रहे हैं, तेजस्वी आपके साथ हैं, बड़े नेता आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता जो है वो मंच पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष जो है वो भले ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ठीक है, अभी उन लोग अपना टिकट उकट के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ देखिए अखिलेश सिंह भी आ रहे हैं, और 9 तारीख को संभवतः हर हालत में कोई न कोई, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनका प्रोग्राम लग रहा है।
आपके यहाँ पे साथ में मंच शेयर करेंगे? निश्चित निश्चित शेयर करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, बिहार में दलितों को दो बड़े चेहरे हैं, रामविलास पासवान और एक जीतनराम मांझी। कहा जाता है कि दलितों को वोट बैंक की गारंटी रामविलास माने जाते हैं। देखिए, हम दलित का चेहरा हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन दलित इशू को हम उठाने का काम किया है। जिस दिन समस्त हिंदुस्तान के लोग 2 अप्रैल को रोड पर था, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के प्रति जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया हुआ था उसके खिलाफ, उस दिन हम लोग सड़क पर बैठे हुए थे, चौराहा पर, डाक बंगला चौराहा पर पटना में। उस समय हमारे रामविलास पासवान जी कहे थे, ये लोग सब गंदे लोगों का, लुच्चे लवंगों का भीड़ है, ये शेड्यूल कास्ट की भीड़ नहीं है। और फिर जब हल्ला हुआ तो आज देखिए कि उसमें संशोधन तो हुआ, नया एक्ट तो बनाया, लेकिन उसको संविधान के 9वीं सूची में नहीं डाला गया है। अब ऐसा न कर करके हम समझते हैं उसको अभी कमजोर रखा हुआ है। तो ये इशू हम उठा रहे हैं। तो कोई शेड्यूल कास्ट का हिमायती रहेगा, वही नहीं इसको उठावेगा। तो हम हिमायती हैं, उठा रहे हैं। रही बात नेता का, तो नेता हो गए हैं, न हो गए हैं, ये आप लोग और जनता पर निर्भर करता है कि किसको नेता मानता है। अभी जितना भी एक्ट में संशोधन हुआ है, रामविलास पासवान कहते हैं कि उनका श्रेय है, वो उठा रहे हैं, इसलिए एक्ट हुआ है। आपको लगता है कि ये सही है कि सिर्फ एकदम गलत है, एकदम गलत है। जो एक्ट में सुधार हुआ है वो अगर समूचे हिंदुस्तान के दलित नहीं आ जाता रोड पर 2 अप्रैल 18 को, तो शायद ये लोग सोचते भी नहीं। और अगर रामविलास पासवान जी में थोड़ी सी भी अहमियत या कुटने बात होती, दूरदर्शिता, तो जो पास हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री को कह करके इस एक्ट को संविधान के 9वीं सूची में डलवा देते, तब हम समझते कि हाँ कुछ कर सकते थे। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई होगी या करना नहीं चाहते होंगे, इसलिए शेड्यूल कास्ट का हितैषी हम कभी नहीं मान सकते हैं, खास इस बात में। दूसरी बात, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण नहीं हुआ है, उसकी मांग कभी नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, हमारे जुडिशियरी में आरक्षण होना चाहिए, बड़े जुडिशियरी में, उसकी मांग कभी नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब, दलितों का कैसा नेता आप हैं भाई कि जो इन सब बातों पर चर्चा नहीं करते हैं और मांग नहीं करते हैं। तो इसलिए दलित का नेता बड़ा हो छोटा हो मैं नहीं मानता हूं, और हम अपने को नेता नहीं मानते हैं। हम दलित के शुभाकांक्षी मानते हैं, दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी सेवा के उद्देश्य से हम सारा काम करते हैं। सर, एक सवाल और कि वर्तमान संदर्भों में राजद पूरा आपके साथ है, तेजस्वी हर मंच पर दिख रहे हैं, तेज प्रताप जो है बराबर कुछ न कुछ कह रहे हैं, कभी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, कभी राबड़ी लालू मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है कि कितना नुकसान अपना घरेलू मामला है, उससे कोई नुकसान होने का मामला नहीं है, इसको आप लोग तूल नहीं दें, सभी मामला अपने आप में पैचअप हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, जो गया की जो जनता है वो आपको वोट क्यों दे? क्या मास्टर प्लान है गया के लिए जिसको लगे कि जनता यहाँ पे? गया में आए देखा गया है कि कई एक हमारे सांसद हुए हैं, पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन जो गया की विरासत है, गया की संस्कृति है, गया की ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, शायद उनको जानकारी नहीं थी कि क्या गया है। और इसीलिए गया के विकास के लिए इन सब मुद्दों पर कोई पार्लियामेंट में आज नहीं उठाया सवाल, जिसके चलते आज गया हेरिटेज जो ये स्मार्ट सिटी है होने से बच गया। तो ये जीतनराम मांझी से और खुल करके उन्होंने बात की और कहा है कि गया से उनकी जो उम्मीदवारी है वो मजबूत है और यहाँ से वो जीत हासिल करेंगे। हालांकि जब नतीजा आएगा तो वो देखने वाली बात होगी कि जो गया की जो जनता है वो किसको पसंद करती है। आज की राजनीति में बस इतना ही। अगले बार फिर एक नए शख्सियत के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपने सहयोगी सुबोध के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।